यस, एसएचएम हम कर रहे थे। ये होमवर्क है। मोशन ऑफ अ बॉल अर्थ के सेंटर से नहीं पास हो रही, एंड से पास हो रही। हाँ, क्या कह रहे हैं उजैर, अगर वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो एसएचएम में कैसे करेंगे? भाई उजैर, यही तो आपका होमवर्क है। ये आया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी एफ जी। आप इसका कंपोनेंट लेंगे यहाँ पर एफ जी कॉस थीटा। इस एफ जी कॉस थीटा की वजह से ये ऑसिलेट करेगा। ठीक है, आपको एफ जी कॉस थीटा को आप डिस्टेंस की टर्म्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एफ इक्वल टू माइनस ऑफ की एक्स टाइप इक्वेशन। खैर, ये सब हमने कर लिया था। अब नेक्स्ट है एसएचएम और सर्कुलर मोशन को कनेक्ट करना। तो जो लोग नहीं थे लास्ट क्लासेस में या बहुत छुट्टियां मारते हैं, टॉपिक इंडिपेंडेंट है। अगर आप कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। रिलेशन बिटवीन एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से एसएचएम की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी चीज है। जो लोग फर्स्ट बैच सेकंड बैच में आते हैं ना, मंडे फ्राइडे वाली बैच में, तो आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा लगा होगा। मैं आपको जिस तरह से सेकंड बैच में लेके चल रहा हूं वैसे ही फर्स्ट बैच में, कि आपने अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन खत्म किया और उसे हम एसएचएम में यूज कर लेंगे। मैं टॉपिक्स करा ही ऐसे रहा हूं कि हम आसानी से कनेक्ट कर पाए चीजों को। तो एसएचएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिलेशन, तो एक बॉडी है वो सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है मोशन विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, है ना। मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, या आप ऐसे भी कह सकते हैं मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ओमेगा अगर कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे कि आपका जो सर्कुलर मोशन है दैट सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म। अगर ओमेगा चेंज होता है तो आपका सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहता। इफ योर ओमेगा इज कांस्टेंट देन ओनली योर सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म। तो देखिए आप इस चीज को कैसे शो करेंगे। दिस इज योर सर्कुलर ट्रैक। दिस इज योर सर्कुलर ट्रैक। ये सर्कुलर ट्रैक है। देखो, इस सर्कुलर ट्रैक से मैं एसएचएम की इक्वेशन डिराइव करके दिखा दूंगा। एक बॉडी ऐसे घूम रही है। मान लीजिए भाई इसने कहीं से तो घूमना शुरू करा होगा ना, कहीं से चलना शुरू करा होगा। टी इक्वल टू जीरो पर बॉडी यहां थी। टी इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है? जब आप में से किसी ने देखना शुरू किया, मसलन हर्षद ने जब देखना शुरू किया, तो हर्षद को लगा बॉडी यहां पर है टी इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, बॉडी की इनिशियल पोजीशन है। अब आप एक काम कीजिए, इसे आप सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये सेंटर की रिस्पेक्ट में कुछ एंगल बना रहा होगा। इसे आपने एंगल क्या दिया? थीटा नॉट। ये जो एंगल थीटा नॉट, ना थीटा नॉट नहीं, कुछ और नाम देते हैं इसे ना, फाई दे देते हैं। फाई भी नॉट लगा देते हैं। अब ये जो एंगल है भाई, इनिशियली कहीं हो सकती है बॉडी, कहीं भी थी, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा था फाई नॉट। इसे हम फेस कांस्टेंट कहेंगे। ये आपका फेस कांस्टेंट का काम करेगा जब आप एसएचएम की इक्वेशन लिखेंगे यहां से। ये आपका काम कर देगा फेस कांस्टेंट का। ये फेस कांस्टेंट का काम करेगा। दिस इज द रेडियस ऑफ द ट्रैक। ये घूम रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है। अब मान लीजिए कुछ टाइम टी के बाद, टी टाइम के बाद, दिस इज टी इक्वल टू टी। टी टाइम के बाद हर्षित कहता है भाई बॉडी तो यहां आ गई, कुछ एंगल कवर किया होगा बॉडी ने फिर से, है ना। टी टाइम में, जीरो से टी टाइम में कुछ एंगल कवर करा होगा। ये एंगल थीटा है ना। आर इज द रेडियस, सो आर विल रिमेन आर। आर तो नहीं चेंज होके दे रहा। तो एक बॉडी जब यहां थी तो हॉरिजॉन्टल से एंगल फाई नॉट था, फिर यहां से यहां आ गई, थीटा एंगल कवर कर लिया। अब आप बताओगे मुझे हॉरिजॉन्टल से टोटल एंगल कितना हो गया? हॉरिजॉन्टल से टोटल एंगल कितना हो गया? अभी देखो सबके आंसर्स आ रहे हैं, सबके आंसर्स आ रहे हैं ना। थीटा प्लस फाई नॉट हो गया।
अब वेक्टर्स में आपने सीखा है प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं ना, आर का प्रोजेक्शन, ये जो रेडियस वेक्टर आर है इसका प्रोजेक्शन चाहिए मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग भी, और मुझे आर का प्रोजेक्शन चाहिए वाई एक्सिस के अलोंग। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, प्रोजेक्शन मींस कंपोनेंट, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस। अब थोड़ा बहुत तुम लोग बताओगे ना तो जरा मजा भी आएगा। रेडियस अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग मुझे रेडियस का प्रोजेक्शन बता दो प्लीज, कितना आएगा, जल्दी बता दो। प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा? कॉस आएगा, साइन आएगा, इतना ही बता दो। देखो इफ्फत ने सही बताया, उजैर ने सही बताया, हर्षित, साद, रशाद, रशाद गलत कर रहा है, अजलान का सही है, शफात का सही, सामिया का सही, फातिमा का सही, रमशा, शफक का सही, इल्मा का सही, हुदा सही बता रही है, रम का भी सही है। चलो बहुत बढ़िया, सब सही बता रहे हैं, सिर्फ एक आध बच्चे से शायद टाइपिंग में गलती हुई हो। दिस इज आर कॉस थीटा प्लस फाइव, है ना, दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन, फाइव नॉट एक्स प्रोजेक्शन आ गया। इसी तरह से अगर मैं y एक्सिस के अलोंग आपसे प्रोजेक्शन कहूं तो आप निकाल दोगे, है ना, ये तो आप फौरन लिख दोगे, जब आपको पता है एक कॉस है तो दूसरा आप लिख देंगे, दूसरा साइन होगा। वेरी गुड, ये आप लोगों ने लिख दिया। बट इसमें ना अभी ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम नहीं है, कुछ कुछ मिसिंग है। ढूंढ सकते हो क्या मिसिंग है? सोचो, जरूर थोड़ा है कि हर चीज में बताऊं और आप रटें। इसमें क्या मिसिंग है इस इक्वेशन के अंदर? आर कॉस थीटा प्लस फाइव नॉट और आर साइन थीटा प्लस फाइव नॉट में कुछ मिसिंग है जिसकी वजह से ये एसएचएम की इक्वेशन नहीं लग रही। एम्पलीट्यूड है अजलान, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है। यस 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 यस, ज्यादातर लोगों का सही आ रहा है। देखो किस किस का सही था, मरियम ने सबसे पहले सही बताया था, अजलान थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है, हर्षित का सही है, उजैर का सही, सामिया का ठीक, तोयबा आप गलती कर रही हैं, हुदा का सही है, साजिद सही बता रहा है, राहिब नहीं नहीं नहीं, राहिब का गलत है, सामिया का सही, इफ्फत का सही, शफाअत का सही, हमदा का सही, यस। ओमेगा और टाइम मिसिंग है, ओमेगा और टी मिसिंग है, थीटा की जगह ओमेगा और टी होना चाहिए। अब आपको ये सोचना है कि वो ओमेगा और टी आएगा कहां से, थीटा को ओमेगा और टी में कैसे ला सकते हैं। तो आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ऐसे सोचो, वहां से आप थीटा लिख सकते हैं। देखो आपको पता है ना एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो होती है आपकी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज थीटा बाय टी, तो आप थीटा लिख सकते हैं ना यहां से, इट्स ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, दो हो गई, ये इक्वेशन नंबर थ्री है। अब आप एक काम कर सकते हैं, थ्री को वन में रख दीजिए और थ्री को टू में रख दीजिए। तो जब आप थ्री को वन और टू में रखेंगे, दिस इज आर कॉस थीटा विच इज ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, y is r sin ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। भाई बताइए ये आए दोनों चीजें समझ में आपके? एंड दीज आर द इक्वेशंस ऑफ एसएचएम, है ना। आर इज योर एम्पलीट्यूड, जिसको आप रेडियस कह रहे हैं ना, दैट्स द एम्पलीट्यूड, वही एम्पलीट्यूड का काम करेगा। भाई बताइए इक्वेशन ऑफ एसएचएम आई या नहीं आ रही? आ गया, सबका आया, बहुत बढ़िया। एक फंडामेंटल इश्यू है इसमें, ढूंढ के बताया कोई मुझे? एक मतलब इश्यू नहीं है, गलती नहीं है इसमें कहीं, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो एक इश्यू मिलता है छोटा सा। देखें किसी को मिल रहा है इस इक्वेशन में कहीं कोई इश्यू मिल रहा है? ना, नहीं हर्षित, ना ना। और कोई इश्यू नहीं उजैर? नहीं ये तो सही है, मतलब इक्वेशन, इस इक्वेशन में एक फंडामेंटल छोटा सा इश्यू मिल जाता है। वैसे हर्षित ने भी एक इश्यू ढूंढ लिया, उजैर ने भी एक इश्यू ढूंढ लिया। इश्यू ये है कि जो ओमेगा है ना, वो ओमेगा मैं लिख रहा हूं एंगुलर वेलोसिटी, और आपको पता है कि एसएचएम में जो ओमेगा होता है, दैट ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक ये कभी कभी ना कुछ लोगों को इश्यू परेशान करता है, कहते हैं आपने एंगुलर वेलोसिटी लिया है अभी, और जब आप एसएचएम पढ़ा रहे थे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेते थे। असल में होता क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक ही चीज होती है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन angular velocity and frequency are same, angular velocity and frequency are same, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक ही चीज होती है,
सिर्फ इनके सिंबल सेम नहीं है, वैल्यूज भी सेम आती हैं। तो इसीलिए ना कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी एसएचएम में था और एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में था, एज इट इज उठाकर यूज कर लिया। ये छोटी सी चीज थी। एक चीज और सोचने वाली है, देखो अभी ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज जा रही थी, एक चीज और आता है, अगर मोशन इज क्लॉकवाइज, लिखो मत, सुनो और कोशिश किया करो रिटेन करने की। दिमाग की कैपेसिटी बहुत होती है, 3 घंटे की मूवी बिल्कुल दिमाग में चिपक जाती है, सब याद होता है, एक एक चीज याद होती है। अभी लिखो मत, रिटेन करने की कोशिश करो दिमाग में, लिखने का टाइम दूंगा, जितना रिटेन हो जाएगा, जो नहीं हो पाएगा फिर दोबारा लिखोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन दिमाग के पुर्जे अपने मेरे साथ देखा करो। मोशन, अब अगर मैं कहूं आपसे मोशन इज क्लॉकवाइज, अब जैसे ही मैं कह रहा हूं कि मोशन क्लॉकवाइज है, तो अब आपको चीजें ढूंढनी है कि अच्छा अगर ये मोशन क्लॉकवाइज है तो यहां क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्लॉकवाइज में क्या चेंजेस आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। अगर आने चाहिए तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। यहां एक बॉडी यहां थी t=0 पर, ये फाइनॉट है ना, इनिशियल फेज। अब बॉडी ऐसे जा रही है, टी टाइम पर, नहीं सॉरी ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, टी टाइम पर यहां आ गई, कुछ एंगल कवर किया होगा, मैं किसी और कलर से ड्रॉ कर देता हूं ताकि ना साफ साफ दिख जाए। यहां आ गई, यहां आ गई, यहां, ये एंगल कवर किया थीटा। अब बताओ मुझे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बच गया, ये बताओ मुझे क्या होगा। अरे गुड मरियम, बहुत बढ़िया। उजैर का सही, हर्षित का सही। सामिया एंगल 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 एंगल, कॉम्पोनेंट नहीं पूछ रहा। रशाद गलत। हुदा का सही, हमदा का सही, हमजा अरे इतनी तेजी से बताते हो तुम, मैं अटक जाता हूँ। फातिमा का सही, साजिद सही बता रहा है, शफक सही बता रही है, रशाद सही है, फत सही है, साद सही कह रहा है, अलीना बिल्कुल सही कह रही है। साद में बड़ा इंप्रूवमेंट है, साद में बड़ा इंप्रूवमेंट है। अरे माइनस हो जाएगा, माइनस ही तो हो जाएगा, पहले फाइ नॉट था, अब इधर आ गया, अब माइनस हो जाएगा, फाइ नॉट माइनस थीटा। सो अगर मैं एक्स और वाई कंपोनेंट्स अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, तो एक्स और वाई में सिर्फ फर्क ही आएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ये भी माइनस आ जाएगा। एक चीज को और बहुत ख्याल रखिएगा कि ये तो ऐसे लिख दिया हमने, लेकिन न्यूमेरिकल्स में ना हम कोशिश करेंगे ओमेगा को पॉजिटिव कर दें। तो देखेंगे जब कोई न्यूमेरिकल आएगा साइन कॉस कुछ यूज करके ना, ओमेगा को पॉजिटिव करने की कोशिश किया करेंगे। मैं नोट लिख भी देता हूं न्यूमेरिकल्स के लिए, ट्राई वी विल ट्राई टू टेक ओमेगा एज पॉजिटिव, कुछ करेंगे कि ओमेगा पॉजिटिव हो जाए। मरियम इसलिए ना, देखिए पूरा फाइ नॉट था है ना, ये यहां आया, इधर आ गया, यहां पहुंच गया, अब तो एंगल कम हो गया, पहले फाइ नॉट था, अब तो इतना सा बचा बस, कम हो गया ना मरियम। मरियम नाज, हाँ फिर, रुकिए मैं आप लोगों को ना अनम्यूट कर दूं, फिर बात होगी। मरियम फाइ नॉट बड़ा वाला है ना, ये यहां से आया, थीटा था ना, इस थीटा को मैंने ओमेगा टी लिख दिया, मैं डायरेक्ट कर दिया सामिया, लास्ट स्टेप में तो मैंने करके दिखाया था थीटा ओमेगा टी, तो इस थीटा को मैंने डायरेक्टली ओमेगा टी लिख दिया। फा सामी मरियम ये फाइ नॉट बड़ा एंगल था, थीटा इधर आया, तो टोटल जो बचा वो फाइ नॉट माइनस थीटा ना। ऐसे पहले था ये 60 डिग्री, 20 डिग्री यहां आ गया, तो बच कितना गया, 70 डिग्री। सर एक बार ये बता दीजिए कि हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी सेम क्यों ली?
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम ही आती है। रीजन समझिए, आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखते हैं ना, इट्स 2π/t, दिस इज फ्रीक्वेंसी 2π बाय टाइम पीरियड। अब एंगुलर वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर बॉडी ने एक सर्कल कंप्लीट किया, या एंगुलर वेलोसिटी लिख रहा हूं, सर्कल कंप्लीट किया, तो एंगल कितना आया 2π, टाइम कितना लगा t, सेम आ रहा है इसलिए। ओके सर। ओमेगा नॉट मरियम ऐसे है ना, देखिए सुनिए सुनिए, मैं शायद स्टेप्स मैंने मिस कर दिया इसलिए परेशानी आ रही है। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते थे ना, x होगा r cos phi सर नॉट माइनस थीटा, और y होगा r sin phi नॉट माइनस थीटा। थीटा मैंने अभी सिखाया था ओमेगा टी होता है, तो थीटा की जगह मैंने ओमेगा टी रख दिया। अब मरियम अब बताओ, आया? सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एसएचएम को कनेक्ट करने का ये तरीका है, ऐसे जाकर हम कनेक्ट कर लिया करेंगे। इतना लिख लो, फिर हम न्यूमेरिकल्स पर आ जाएंगे। इतना लिख लीजिए, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। सर हम ओमेगा पॉजिटिव लेंगे। ओमेगा हम पॉजिटिव करेंगे बच्चे, कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे। अभी तो हम ऐसे ही लिखेंगे, फिर देखेंगे ओमेगा को हम पॉजिटिव करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ओमेगा पॉजिटिव आ जाए। अभी ओके देख सर। कैसे करेंगे वो काम, अभी डिस्कस करेंगे। सर यस हर्षित। सर ऑसिलेटरी मोशन के लिए एक प्रीरिक्विजिट कंडीशन तो टू एंड फ्रो मोशन होती है ना? ये ऑसिलेटरी नहीं है, दीज आर एनालॉग। हम ओके ओके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूज कर कर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहीं नहीं कह रहा कि ऑसिलेटरी। जी सर ओके। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये टू एंड फ्रो नहीं है। लिखो लिखो लिखो, हो जाए तो बताओ मुझे। चलिए, सबने लिख लिया? एक सेकंड सर प्लीज। ओके। डन सर। चलिए इसे भी लिखिए। लिख लिया आप लोगों ने? बढ़े आगे? नो सर, नो सर। ओके ओके। फिर लिख लीजिएगा तो बताइएगा मुझे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है।
कर दूं रब? तो मैं 2 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, साथ में ही करेंगे, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते इसके, बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होती इसके क्वेश्चंस में, साथ में ही सॉल्व करेंगे। बस ऐसा कर लेंगे कि एक क्लॉकवाइज ले लेंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे, ताकि दोनों ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। चलिए इसको साथ में सॉल्व करते हैं। दोनों फर्स्ट और सेकंड पार्ट के लिए एक्स एक्सिस की भी इक्वेशन लिखते हैं, वाई एक्सिस की भी इक्वेशन लिखते हैं, दोनों इक्वेशंस लिखते हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। भाई एक्स एक्सिस की इक्वेशन आप जानते हो, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है आर कॉस, बस ये देख लो कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो ओमेगा टी प्लस हो गया ना, फाइ नॉट प्लस ओमेगा टी। वैल्यू रख दीजिए। रेडियस क्या है यहां, ए, सर्किल का रेडियस कितना है, ए, कॉस फाइ नॉट, दिस इज योर फाइ नॉट 45 डिग्री। भाई बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, डिग्री से बचिएगा, रेडियन में लिखिएगा। तो मुझे इतनी उम्मीद है सब जानते हैं 45 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पाई बाय 4 आ जाता है। तो ये आया पाई बाय 4 प्लस ओमेगा इंटू टी। अब प्रॉब्लम है ओमेगा के साथ, देखो ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए डेटा देता है, अच्छा यहां मैं लिखना भूल गया, टी 2 सेकेंड्स दिया है, डेटा देता है ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई, टी कितना दिया है, 2 दिया है, देखो यहाँ टी 2 दिया है, तो ये कितना आ गया, पाई आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस वैल्यू उठा कर रख दो। एक्स आ गया ए कॉस पाई बाय 4 प्लस पाई टी। अब तरीका ये होता है कि टी वाली टर्म पहले रखते हैं, पाई बाय 4 बाद में रखते हैं। तो एक्स आ गया ए कॉस पाई टी प्लस पाई बाय 4। अब अगर यही आपसे कोई पूछ ले, अच्छा मुझे एक्स प्रोजेक्शन नहीं चाहिए, वाई प्रोजेक्शन चाहिए, तो सिंपल सा चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आ जाएगा, कॉस की जगह साइन आ जाएगा, साइन पाई टी प्लस पाई बाय 4, पाई टी प्लस पाई बाय 4, ये चेंज आ जाएगा। वाई इज ए साइन पाई टी प्लस पाई बाय 4, खत्म हो गया। सर हाउ दैट? सर सेकंड वाला क्लॉकवाइज है तो उसमें माइनस नहीं आएगा? अभी सेकंड वाले नहीं करा मैंने, फर्स्ट के लिए एक्स और वाई दोनों लिखे, ओ ओ ओ सेकंड करा नहीं, अभी सेकंड तो करूंगा। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखो जैसे उजैर कह रहा है ना, सेकंड वाले में क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव आना चाहिए, तो इक्वेशन एक्स की ये होनी चाहिए, एक्स इज आर कॉस फाइ नॉट माइनस ओमेगा टी। अब एक एक वैल्यू देखते हैं। भाई फाइ नॉट कितना है, टी इक्वल टू 0 पर यहां था, तो फाइ नॉट है कितना, 90 डिग्री है। 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो आपको इतना तो पता है भाई कि फाइ नॉट आपका पाई बाई 2 है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है। टी कितना दिया है, 30 सेकेंड्स, तो उसने आपको आपका ओमेगा भी दिया हुआ है, सब कुछ तो बता रहा है, कुछ छोड़ा नहीं। 2 पाई बाय 30 विच इज पाई बाय 15 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया, रख दो यहाँ वैल्यू। तो ये x आया r, r कितना है, b, रेडियस भी तो दिया है b, तो ये आया b cos फाइ नॉट विच इज पाई बाई 2 माइनस पाई बाय 15t, ये आ गया आंसर। बस ये गलत नहीं है,
बेहतर होता है कि फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव ना लेकर पॉजिटिव ले। अच्छा रहता है कि अगर फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन। मैं कह रहा हूं नेगेटिव है तो मतलब ही नहीं बनता नेगेटिव ऑसिलेशन का क्या है, तो इसको किसी तरह से पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने का तरीका सीखो, बी कॉस। इन दोनों में नेगेटिव कॉमन ले लो। जब तुम यहां नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो ये इक्वेशन ऐसी तो हो जाएगी -π/2 प्लस π/15t। अब ये कॉस की खासियत होती है, कॉस ना इवन फंक्शन है, इस नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर जाता है। कॉस इस नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो x आ जाएगा बी कॉस -π/2 प्लस π/15t। और तुम इसे ऐसे लिख दो, x इज बी कॉस π/15t minus π/2। दिस इज द x प्रोजेक्शन। ये x प्रोजेक्शन है, b cos π/15t minus π/2। ये x प्रोजेक्शन की इक्वेशन है। ऐसे ही आप चाहें तो y प्रोजेक्शन की इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए y के लिए सिर्फ यही तो आएगा कि cos की जगह sin हो जाएगा। तो अगर मैं y की इक्वेशन लिखूं तो y की इक्वेशन होगी b sin π/2 minus π/15t। जी राहिल, जो t के साथ शफक नेगेटिव साइन ना एब्जॉर्ब हो गया। cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है। cos इज एन इवन फंक्शन। मींस अगर मैं आपसे कहूं ना cos 30 कैलकुलेट कीजिए, आप कहेंगी cos 30 √3/2 होता है। मैं आपसे कहता हूं मुझे cos 30 नहीं शफक cos -30 बताइए, आप कहेंगे ये भी √3/2 होता है। cos इज एन इवन फंक्शन, पॉजिटिव एंगल हो नेगेटिव एंगल हो cos हमेशा पॉजिटिव आता है। सर हाँ सर। सर साइन तो इवन फंक्शन नहीं है ना सर, हाँ साइन cos तभी में मैं करूंगा, साइन तभी मैं करूंगा, वो तो इवन फंक्शन नहीं है। अब यहां अगर साइन दिया है ना, तो साइन में मैं ये ट्रिक यूज करूंगा। साइन इवन नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है, साइन इवन नहीं होता। तो साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखेंगे और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा साइन। भाई साइन जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव हो जाता है ना, पाई प्लस थीटा नेगेटिव होता है। इसे मैं ऐसे लिख दिया करूँ। दोबारा कह रहा हूँ, साइन इज नॉट एन इवन फंक्शन, इट्स एन ऑड फंक्शन। साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखना होगा और फिर उसको ऐसे लिख देंगे साइन पाई प्लस थीटा। साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, नेगेटिव हो जाता है। जिनके पास मैथ्स है उन्हें मैंने रिकॉल करा दिया। बायो जिनके पास है, भाई मैं इसको ना डिराइव करके दिखाने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं कि ये पूरा आपको मैथ्स डिराइव कर रहा हूं, इतना आपको मेमोराइज करना होगा। तो यहां पर अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो देखिए बी आ गया, साइन आ गया, और यहां पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया -π/2 प्लस π/15t। तो y आ गया b साइन π/15t माइनस π/2। और एक नेगेटिव साइन तो भाई यहां है, एक नेगेटिव साइन तो चल ही रहा है। अब आप एक काम करिए, साइन ऑफ माइनस थीटा को आप ऐसे लिख दीजिए ना, साइन पाई प्लस थीटा। तो आप इसे ऐसे लिखिए बी साइन, ये आ गया पाई प्लस π/15t माइनस π/2। अगर किसी बुक में ना उसने ओमेगा नेगेटिव में छोड़ा, वो गलत नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप इसे कर दीजिए कन्वर्ट। ये साइन आ गया। कुछ बुक्स यहीं छोड़ देंगी, यहीं छोड़ देंगे। ये शायद कभी किसी बैच में मैं बहुत जल्दबाजी में कर रहा हूं तो मैं भी शायद यहीं छोड़ दूं। गलत नहीं है, लेकिन इट्स मोर एप्रोप्रिएट, ये ज्यादा बेहतर तरीका है लिखने का। वरना देखने वाले को जरा सी कंफ्यूजन सी लगती है, अरे ओमेगा नेगेटिव कहां से आ गया, यहाँ कंफ्यूजन दूर हो जाती है। सर यस रशाद। सर अभी जैसे आपने माइनस को नीचे थोड़ा सा मेथड्स किए और प्लस हो गया वो, तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं विदाउट एनी मेथड? रटोगे तुम, रटोगे ना। अगर मैं कुछ और दे दूं तो तुम परेशान हो जाओगे। Okay, sir. अगर यहाँ π/4 होता तो आंसर कुछ और आता। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ करा और ये माइनस हमेशा प्लस हो जाएगा। ये तो इत्तेफाक था कि पाई माइनस π/2 π/2 होता है। अगर ये π/4 होता तो यहाँ 3π/4 आ रहा होता। ठीक है, यस सर। तो वो ऐसा नहीं हुआ कि माइनस π/2 प्लस में आ गया। सामने से जी। माइनस पे छोड़ दिया तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना? सीखो इसको, भागो मत इससे, सीखो इसको, सीखो, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे।
सीखो रशाद, जहां अटक रहे हो वहां दोबारा पूछ लो, सीखो, भागो मत इससे। लास्ट सेकंड स्टेप से एक बार और बता दीजिए। तो देखिए ये जो था ना आपका साइन ऑफ माइनस थीटा, इसे मैं साइन पाई प्लस थीटा लिख सकता हूँ फातिमा। तो थीटा की जगह ये आ गया, पूरा पूरा ये आ गया थीटा की जगह। तो मैंने क्या करा, इसे पाई प्लस थीटा था, पाई प्लस ये वाली टर्म लिख दी। अब देखो पाई में से पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो पाई बाय 2 बच जाएगा, प्लस पाई बाय 15। बताइए फातिमा, हुआ? यस। हमजा हमें रेडियस दिया है, देखो ये बी बना के दिया ना, उसने रेडियस दिया हुआ। चलिए इतना लिख लीजिए, सर्कुलर मोशन और एसएचएम में बस यही था। अब जरा सी कुछ डेफिनेशंस हैं, फिर एक चीज और बतानी है, वो आती तो नहीं है एग्जाम्स में लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो मैं उसको जल्दी जल्दी निपटा दूंगा। भाई आप लोग लिख लें तो बताइए, फिर मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। चलिए सबने लिख डाला, इसे लिख लीजिए। फिर कुछ डेफिनेशन सीखते हैं। भाई ये डेफिनेशन मेरे ख्याल से ऑलरेडी आपके ग्रुप में डाल दी होंगी, इन लोगों ने पीडीएफ डाल दिया होगा। मैं आप लोगों को बस समझा देता हूँ, कोई मतलब नहीं बनता मैं पूरी पूरी डेफिनेशन लिखूंगा आप लोगों के लिए। हाँ उजैर बताइए। नहीं आई अभी, रुको अभी दोबारा कहता हूँ, अभी दोबारा आता है। Done, sir. ओके Done, sir. ओके। चलिए ये भी हो गया। अब जरा डेफिनेशंस मैं आपको समझा देता हूँ, मैंने कह दिया डाल देंगे पीडीएफ, मैं बस डेफिनेशन लिखूंगा नहीं, समझिए क्या मतलब। किसी रिलेशन बिटवीन ऐसे, हाँ साथ ऐसे ही है, देखो ये लॉजिक है। अच्छा साथ मैं तुमसे कहता हूँ, एक सेकंड में एक बॉडी 10 ऑसिलेशन कंप्लीट करती है ना, सेंस बनता है। लेकिन साथ अगर मैं कहूं कि बॉडी एक सेकंड में -10 ऑसिलेशन कंप्लीट करती है, बताओ क्या मतलब हुआ इसका? बताइए। कोई मतलब नहीं बनेगा ना, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ओमेगा नेगेटिव ना रखकर पॉजिटिव रखें, वो ना मिसलीडिंग है कि नेगेटिव -10 ऑसिलेशंस का तो मतलब ही नहीं है। जी साजिद, वही वही हम साथ से डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ ऑसिलेशंस आपको नेक्स्ट डिस्कस करना है, जिसमें कुछ डेफिनेशंस है। दो तरह के टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस हैं, एक फ्री ऑसिलेशन है। भाई फ्री ऑसिलेशन का मतलब ये है कि मैंने एक पेंडुलम लिया, पेंडुलम से समझते हैं सारा एग्जाम्पल ना।
डिस्टर्ब किया और छोड़ दिया, मैं बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा, मैंने बस डिस्टर्ब करा के छोड़ दिया उसे। ऐसा नहीं कर रहा कि मैं हाथ से उसे मूव करा रहा हूँ, या जैसे पेंडुलम क्लॉक होती है ना, उसमें सेल लगते हैं कि मैंने सेल लगा दिया, कुछ नहीं करा, मैंने खींचा छोड़ दिया बस। ऐसे ऑसिलेशन को आप फ्री ऑसिलेशन कहते हैं, ऑसिलेशन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशंस में जिस फ्रीक्वेंसी से सिस्टम फ्री ऑसिलेशन में होता है, भाई फ्री ऑसिलेशन में कोई तो फ्रीक्वेंसी होगी बॉडी की, उसे कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल लिखता हूं, बॉडी ऑसिलेट्स विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बॉडी ऑसिलेट्स विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ना बॉडी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है दैट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये बेसिकली जो हमने कैलकुलेट किया था ना, √/k/m, इट्स अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, दो पॉसिबिलिटीज। मुझे बताइए कि जब बॉडी ऑसिलेट कर रही है, क्या हमेशा ऑसिलेट करेगी या रुक भी जाती है? रुक जाती है। रुक जाएगी। है ना। तो एक होता है इसमें अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड का मतलब होता है नो डिसिपेटिव फोर्स। अब अनडैम्प्ड के लिए तो मुझे जगह, चलो मैं यहीं थोड़ी सी ना इसको छोटा कर देता हूँ, लाइन छोटी है। अनडैम्प्ड का मतलब है कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं, फ्रिक्शन जैसी कोई फोर्स नहीं। ये दो तरह का हो जाएगा, एक अनडैम्प्ड हो जाएगा, एक डैम्प्ड हो जाएगा। अनडैम्प्ड का मतलब है नो डिसिपेटिव फोर्स, नो डिसिपेटिव फोर्स। डैम्प्ड का मतलब है विद डिसिपेटिव फोर्स। डिसिपेटिव फोर्स होगी, लाइक फ्रिक्शन वगैरह होगा। एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, एम्पलीट्यूड डिके कर जाता है। डिसिपेटिव फोर्स का मतलब क्या हो गया? लाइक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिसिपेटिव फोर्स, लाइक फ्रिक्शन। फ्री के बाद एक और टाइप का ऑसिलेशन है जिसे आप कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। फ्री के साथ एक फोर्स्ड ऑसिलेशन भी। फोर्स्ड ऑसिलेशन का क्या मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे, with external force, with periodic external force, periodic external force लगाई हुई। उधर रियल लाइफ में अनडैम्प्ड नहीं होता ना, हमेशा रियल लाइफ में डैम्प्ड होगा। अगर आप अनडैम्प्ड किसी तरह से ले लें, पेंडुलम को ऐसी जगह ले जाएं जहां किसी तरह का फ्रिक्शन नहीं है, देन यस आपका पेंडुलम हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा। बट रियल लाइफ में जो पेंडुलम्स होते हैं दे आर डैम्प्ड पेंडुलम, अनडैम्प्ड नहीं। और बताइए मुझे इसमें और कुछ डिस्कशंस हैं? हर्षद, इवन इन स्पेस एयर फ्रिक्शन ही तो नहीं होगा ना, पेंडुलम में कुछ तो होगा, थ्रेड होगा, उसे कहीं से बांधोगे, उनके बीच में तो फ्रिक्शन होगा। स्पेस में एयर से ही तो बचोगे। यस सर। तो वो आप सोच रहे हैं, वहां भी डैम्ड ऑसिलेशन होगा। सर आपने वो एम्पलीट्यूड डीके लिखा है और उसके उस साइड एम्पलीट्यूड क्रॉस लिखा है। अभी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट लिखा है एक तरफ मैंने, और एक तरफ, सॉरी मैंने बड़ा पूरी राइटिंग में लिखा है, एक तरफ लिखा है कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है और एक तरफ लिखा है कि एम्पलीट्यूड डिके कर जाएगा। ठीक है, एक तरफ कांस्टेंट लिखा है, एक तरफ डिके लिखा है। ओके सर। अच्छा, अब हाँ हाँ, इसे लिखो, इसको ना ऐसी चार्ट बनाओ। फिर फोर्स्ड ऑसिलेशन में एक स्पेशल कंडीशन और आती है, वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। एक स्पेशल कंडीशन और आती है फोर्स्ड ऑसिलेशन में, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ।
हाँ फातिमा, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, शुरू करते हुए देना होगा, वो डिस्टरबेंस होता है, उसे हम काउंट नहीं करते। वो तो बस एक बार इनिशियल आपने डिस्टर्ब कर दिया सिस्टम को, उसे हम काउंट भी नहीं करेंगे बच्चे, उसके बाद का देखेंगे। अच्छा पीडीएफ आ गया, चलो सही है। चलिए लिख लीजिए इतना, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब फोर्स ऑसिलेशन में ना एक केस आता है जिसे कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है अगर फोर्स्ड ऑसिलेशन में नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो है ही जिससे पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा था, अगर मैं पेंडुलम का केस ले रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं, और एक बाहर से तुम कॉन्टिन्यूअसली मुस्तकिल एक कॉन्टिन्यूअसली एक फोर्स अप्लाई कर रहे थे बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी और आपके पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तो आप कहोगे आपका सिस्टम रेजोनेंस में। तो रेजोनेंस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, रेजोनेंस में आएगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी of oscillation match with frequency of external force। अगर ये दो फ्रीक्वेंसीज मैच कर दें, इसका रिजल्ट पता है क्या होगा। अगर आप स्कूल में कभी किसी झूले में झूले, स्विंग में, और पीछे से कोई आपको पुश करता है, तो ऐसा होता है ना, उसके पुश करने की वजह से एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, आप और तेजी से झूलना शुरू कर देते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है रेजोनेंस में ना, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीजेस, है ना। तो जो जो मेन पॉइंट्स थे डेफिनेशंस के, वो मैंने यहाँ लिख दिए। फ्री हो गया, फोर्स हो गया, फ्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फोर्स में एक कंडीशन लगा दी रेजोनेंस की, अगर दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच कर दें तो रेजोनेंस होगा। अब वैसे तो ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ना डैम्ड ऑसिलेशन, ये स्कूल्स में अक्सर ये स्किप कर दिया जाता है, बट डैम्ड ऑसिलेशन में डिस्कस करना चाहता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। डैम्ड ऑसिलेशन लेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे, कोशिश करेंगे एक न्यूमेरिकल डैम्ड ऑसिलेशन पर कर लें, देखिएगा आपको रियल लाइफ इज डैम्ड। रियल लाइफ में डैम्ड ऑसिलेशन होता है। नहीं हर्षित, डिसिपेटिव फोर्स में ग्रेविटी नहीं आती, डिसिपेटिव फोर्स फ्रिक्शन की तरह होती है जिसकी वजह से एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाए। डिसिपेटिव आर लाइक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सर एक बार प्लीज आप ये री एक्सप्लेन कर देंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीजेस। फातिमा, रेजोनेंस में सिर्फ इतना है, दो फ्रीक्वेंसीज है देखो, एक तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी लाइक आपने पेंडुलम लिया, एक वो फ्रीक्वेंसी से आपका पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, एक आप बाहर से उसे पुश कर रहे हैं किसी फोर्स से, उस फोर्स की भी फ्रीक्वेंसी हो गई। बताओ फातिमा, यहाँ दो फ्रीक्वेंसी समझ में आई अभी। एक वो यस सर। फ्रीक्वेंसी जिससे पेंडुलम ऑसिलेट करे, एक आप बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हो। पेंडुलम से बेटर है, मान लो कोई झूल रहा है, स्कूल में कोई झूला है, उसके ऊपर कोई झूल रहा है, स्विंग होता है ना ये, और कोई पीछे से उसे पुश कर रहा है, दोनों की फ्रीक्वेंसीज है, स्विंग की भी फ्रीक्वेंसी है और जो पीछे से पुश कर रहा है वो भी पीरियोडिक फोर्स लगा रहा है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी है। अगर ये दो फ्रीक्वेंसीज मैच कर गई तो उसे रेजोनेंस कहते हैं। और उस रेजोनेंस में होगा क्या, ये जो स्विंग है ना, इसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है। होता है ना झूले में, अगर कोई पीछे से पुश कर रहा है बार बार, तो पहले ऑसिलेशन कम था पेंट्स का, स्विंग का, फिर स्विंग का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो ये इफेक्ट पड़ेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज हो जाता है। चलिए ये लिख लिया सबने, सबके आ गया समझ में। अब डैम्ड ऑसिलेशन थोड़ी सी डिटेल में करते हैं। सर
हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब हर अगला एम्पलीट्यूड पिछले एम्पलीट्यूड से ज्यादा होगा। बिल्कुल एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल। अब देखिए डैम्ड ऑसिलेशन समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो डैम्ड ऑसिलेशन के लिए कई एग्जांपल्स, जैसे पेंडुलम वाला भी है। मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूँ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसी को लेकर मैं इक्वेशंस लिख दूंगा। भाई ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से आपने एक मास अटैच कर दिया, ये मास कॉन्टिन्यूअसली ऑसिलेट कर रहा है, फ्री ऑसिलेशन था। अब आपने इसमें पानी भर दिया, तो पानी क्या करेगा, वाटर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, विस्कोसिटी भी होगी वाटर के अंदर, वाटर एक डिसिपेटिव फोर्स अप्लाई कर रहा है। वो जो डिसिपेटिव फोर्स है इस पर जो एक्ट कर रही है, इस पर जो डिसिपेटिव फोर्स एक्ट कर रही है, उस डिसिपेटिव फोर्स की मैं फॉर्म लिख रहा हूं, डिसिपेटिव फोर्स ऑन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग है, ऑन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग। ऑसिलेटिंग स्प्रिंग पर जो डिसिपेटिव फोर्स एक्ट कर रही है, इसे मैं एफ बी लिख देता हूँ। नहीं, बी क्यों लिखते हैं, डी लिखते हैं ना, एफ डी लिख देते हैं। डिसिपेटिव फोर्स है, इसे माइनस ऑफ बी वी लिख देते हैं। ये डिसिपेटिव फोर्स होगी, डिसिपेटिव फोर्स जो होगी दैट्स माइनस ऑफ बी। अब अगर आप, अब थोड़ा सा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए टेक्स्ट बुक्स इस चीज से बचती हैं, बट ये आपको आना चाहिए। सो अब अगर माइनस आप डीवी लिखा है। बीवी, हाँ, बी एक कांस्टेंट है जिसे कहते हैं डिसिपेटिव कांस्टेंट। कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी वगैरह सब होगा इसमें, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको बी की वैल्यू दी होगी। एंड वी इज वेलोसिटी, है ना, जिस वेलोसिटी से बॉडी ऑसिलेट करेगी वो वेलोसिटी, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी वी, वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन, ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी। आपकी जो ऑसिलेटिंग बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज। अब जो नेट फोर्स बॉडी पर एक्ट कर रही होगी ना, नेट फोर्स ऑन द बॉडी, एफ, दैट इज माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ बी। दिस इज द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ बी वी नो। पहले क्या होता था एसएचएम में, सिर्फ माइनस के एक्स था, माइनस ऑफ के एक्स के साथ ये डिसिपेटिव फोर्स और आ गई। अब देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा, हालांकि ये इक्वेशन ना भी आप डिराइव करें, फाइनल रिजल्ट याद कर लें, तब भी काम चल जाएगा, बट जैसे मैंने इक्वेशन ऑफ एसएचएम डिराइव कराई थी आपको, वैसी एफ को हमने लिखा था मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस के एक्स, वी को हमने लिखा था डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन को हमने लिखा था डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस बी डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू 0, dt equal to 0, md square x over dt square plus kx plus b dx over dt equal to 0। जब आप सॉल्व करोगे ना इस इक्वेशन को, पहले भी जब हमने एसएचएम की इक्वेशन डिराइव की थी तो मैंने कहा था इस सॉल्यूशन आपको नहीं सीखना, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है वो आपको नहीं सीखना, आपको सिर्फ फाइनल रिजल्ट याद होना चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, ये आता है x इज इक्वल टू a cos, पहले मैं एक्सपोनेंशियल लिखूं, a e टू द पावर माइनस ऑफ bt बाई 2m cos ऑफ ओमेगा प्राइम t प्लस फाइव। अब अगर आप ढंग से देखो तो ये एक्स्ट्रा फैक्टर आया है डैम्पिंग की वजह से, ये जो फैक्टर आया ये आया है ड्यू टू डैम्पिंग, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है, ये डैम्पिंग की वजह से आ गया। और ये अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी पहले होती थी रूट ओवर के बाय एम,
अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है k बाय एम माइनस बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर। ये बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर भी आपको डैम्पिंग की वजह से एक्स्ट्रा फैक्टर मिला है। ओमेगा प्राइम पता है तो आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं 2π/t। तो डैम्पिंग की वजह से आपकी इक्वेशन में ये एक्स्ट्रा फैक्टर आता है। ये एक्स्ट्रा फैक्टर बता रहा है कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। ये एक्स्ट्रा फैक्टर बता रहा है कि आपका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज कॉन्टिन्यूअसली डिकेइंग। इट्स अ कॉन्टिन्यूअसली डिकेइंग एम्पलीट्यूड विद दिस इज अ कॉन्टिन्यूअसली डिकेइंग एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपका कांस्टेंट नहीं है। तो अगर ये इक्वेशन है आपकी एसएचएम की, x इज a e टू द पावर माइनस ऑफ bt by 2m into cos its omega prime t plus phi naught. This is it. अब यहां ये जो आ रहा है ना a e टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m, इस a e टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m को आप a प्राइम से रिप्रेजेंट कीजिए। ये आपका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है नया। तो जो a प्राइम है ना आपका, दैट a प्राइम इज a e टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m। तो ये बता रहा है कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड डिके कर रहा है। एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड इज, मुझे अंदाजा है आप में से कुछ लोग बोर हो रहे हैं, बस ये जल्दी से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं वेव स्टार्ट करूंगा। एम्पलीट्यूड इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग वन। एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है एम्पलीट्यूड आपका। a प्राइम इज a e टू द पावर माइनस ऑफ bt बाई 2। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊं आपको, दिस इज टाइम एंड दिस इज एम्पलीट्यूड। पहले एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ करता था, फिर टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड गिरना शुरू हो गया। पहले एम्पलीट्यूड की वैल्यू a थी, ये a, फिर एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। अब अगर आप इस पूरे का ग्राफ प्लॉट करोगे, ये a e टू द पावर माइनस bt बाई 2m बाई कॉस ओमेगा प्राइम t प्लस फाइव, तो देखिए दिस इज टाइम। पहले क्या था, कॉस फंक्शन है, कॉस फंक्शन आपको प्लॉट करना आता है, इसे कहते हैं कॉस फंक्शन। लेकिन यहां पर सिर्फ कॉस नहीं है, कॉस के साथ एक्सपोनेंशियली डिकेइंग भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब सिर्फ कांस्टेंट ऑसिलेशन नहीं है, ये ऑसिलेशन ये ऑसिलेशन ये ऑसिलेशन कॉन्टिन्यूअसली डाई आउट करता चला जाएगा। ये जो डाई आउट कर रहा है ना, ये डाई आउट कर रहा है, इसकी वजह से देखो पहले एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा था, फिर कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, कम होते होते चला गया। दिस इज x वर्सेस t ग्राफ फॉर दिस ऑसिलेशन। अब अगर मैं आपसे कहूं एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, भाई एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ के ए स्क्वायर। अब ए की जगह ए प्राइम आ जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एनर्जी आ गई हाफ के ए प्राइम इज ए ई टू द पावर माइनस ऑफ बी टी बाई 2m का होल स्क्वायर। तो आपकी एनर्जी आ गई हाफ के ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ऑफ बी टी बाई एम। देखिए 2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये एनर्जी है आपकी एसएचएम की, a e to the half k a square e to the power minus bt by m. This is energy of a system executing SHM. एक सिस्टम अगर SHM में है तो उसकी एनर्जी हाफ के स्क्वायर e टू द पावर bt by 2m होगी, माइनस ऑफ bt by 2। ये एनर्जी है ऑफ अ सिस्टम इन SHM। चलिए इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर पिछली स्लाइड नहीं लिखनी है? हाँ हाँ हाँ, पिछली भी लिखनी है, बिल्कुल लिख लीजिए। बस लास्ट टॉपिक ऑफ SHM, इसके बाद हम वेव स्टार्ट करते हैं। कम होता चला जाएगा, आइडियली एट t इक्वल टू इनफाइनाइट इट विल बिकम 0। exponentially decaying function is 0 at t equal to infinite। इतना छोटा हो जाएगा कि आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पाओगे, बट एग्जैक्ट 0 will be at t equal to infinite।
सर x पे जो आपने इक्वेशन लिखी है उसमें e की पावर क्या है? माइनस बी टी बाई 2m, माइनस बी टी बाई 2m। सादिद ये मैं डिराइव नहीं करा रहा यार, जैसे हमने जब डिराइव किया था एसएचएम का एक्सप्रेशन तो ओमेगा लिखते थे रूट ओवर के बाय एम, ऐसे ही यहाँ इसको डिफाइन करते हैं माइनस बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर। ये आपको ना पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी अगर आप ये देखना चाहते हैं, तो वो अपने आप में 1 महीने भर का टास्क है डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाना, तो मैं उससे बच रहा हूँ, सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, तो मैं उस डिस्कशन पे नहीं पढ़ना चाहता। चलो जी, लिख लिया सबने? 1 मिनट सर। चलिए लिख लीजिए इसे। जी फातिमा, वेव्स को एसएसएम से हम कनेक्ट करेंगे। हिमांशु नहीं लिखा था? चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए। सर लिखा नहीं था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हो गया उधर? 2 सेकंड सर, बस ई की वो लिख रहा था सर। डन सर। हो गया। चलिए जी जी मरियम, एक्सटी ग्राफ है ये। अर्षित, अगर आपके पास ना एक बार x है तो आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अगर आपके पास एक बार x है तो आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। वो चीज एक बार हो चुकी है, उसमें दोबारा टाइम इन्वेस्ट करना ना कुछ मतलब नहीं बनता। सो क्वेश्चन इसमें कुछ ऐसे आ जाते हैं, कहते हैं भाई वो टाइम निकाल दो जब एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा। पहले तो एम्पलीट्यूड ए था, फिर धीरे धीरे गिर रहा है। कहता है वो टाइम निकाल दो, कैलकुलेट टाइम in which amplitude of oscillation reduced to half।
तो वो टाइम चाहिए जितने टाइम में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हाफ हो जाए। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ये था एक्सप्रेशन ए ई टू द पावर माइनस ऑफ बी टी बाई 2m। तो आपको टी चाहिए जब ए प्राइम ए बाई 2 हो जाए। तो ए प्राइम की जगह ए बाई 2 रख दीजिए। सो ए बाई 2 इज ए ई टू द पावर माइनस ऑफ बी टी बाई 2m। ए से ए कैंसिल हो गया, you have 1/2 is e to the power minus bt by 2m। अब आपका टारगेट है किसी तरह से t निकालना। t निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, पावर पॉजिटिव कर दीजिए तो ये 1/, हो जाएगा 1/2 is 1/e to the power bt by 2m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो e to the power bt by 2m आ गया 2। अब आपका काम रह जाता है एक्सपोनेंशियल हटाने का। एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए आप लॉगरिथमिक यूज कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग, log e to the power bt by 2m is log 2। Now log and exponential are inverse of each other। दोनों एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशन से कैंसिल कर देंगे। ये बचेगा bt by 2m is ln 2। तो यहां से आप t कैलकुलेट कर सकते हैं, it's 2m by b ln 2। log 2 की वैल्यू याद होनी चाहिए, log 2 होता है 0.693। तो जो टाइम आएगा आपका ये आ गया 2m by b इंटू 0.693। सेम कहानी एनर्जी के साथ दे सकता है कि एनर्जी हाफ हो रही है, 1/4 हो रही है। बस आप ऐसे रख दीजिए कि इनिशियली आपकी एनर्जी कितनी है, इतनी है, ये इनिशियल एनर्जी है, बाद में 1/4 हो रहा है, इसका 1/4 कर दीजिए, टी आ जाएगा। लिखिए इसको, इसके बाद हम वेव स्टार्ट करेंगे। मरियम, लॉग बेस 10.3 होता है ना, ये नेचुरल लॉग है, बेस इज ई, 0.693 होता है। जी जी हर्षित। सर जी सर मुझे ln और e का स्टेप समझ नहीं आया, वो कट गया। लॉग एंड एक्सपोनेंशियल आर इनवर्स ऑपरेटर्स एक दूसरे के। एल एन ई टू दी पावर एक्स इज एक्स, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, साइन और साइन इनवर्स, कॉस और कॉन इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशंस होते हैं, ऐसी ही लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशंस हैं। लॉग इसलिए लगाया सामिया, वरना मैं ई कैसे हटाता है ना, इस पावर के लिए मुझे ई हटाना था टी कैलकुलेट करने के लिए, तो ई हटाने के लिए मैंने लॉग यूज किया, लॉग ई टू द पावर बी टी बाय। ओके सर। तो ये जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, साइन साइन इनवर्स होता है, ऐसे लिखते हैं ना। अगर मैं आपसे कहूँ साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, आप इसे एक्स लिख सकते हैं। साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेशन। इसी तरह से ये लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेशन होते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए साथ ए प्राइम इज ए ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m, ये एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन होता है। वो आपसे कह रहा है वो टाइम निकालिए जब एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा। तो ए प्राइम की जगह मैंने a/2 रख दिया, यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, e टू द पावर माइनस ऑफ bt बाई 2m है। इसे आप पॉजिटिव कर सकते हैं, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसे यहाँ इसे यहाँ। अब इसके आगे के स्टेप्स आपको सीखने होंगे, मतलब कुछ नई चीजें हर जगह आती हैं, बिल्कुल नया है, शायद मैथ्स में होता है तो फंक्शन यहीं से शुरू करते हैं, लेकिन चलिए। तो आपका ई हटाना, एक्सपोनेंशियल हटाना है। एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए हम एक्सपोनेंशियल का रिवर्स ऑपरेशन यूज करते हैं, जिसे लॉग कहते हैं। मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया। दोनों साइड लॉग लेने से फायदा ये होगा, लॉग और एक्सपोनेंशियल इनवर्स ऑपरेशन से कैंसिल कर देंगे, सिर्फ ये बच जाएगा, और यहाँ log 2 बच गया। तो यहाँ से t लिख दिया, 2 में इधर मल्टीप्लाई हो गया, b से डिवाइड कर दिया, log 2 0.693 होता है, तो 2m by b इंटू 0.693। सेम प्रॉब्लम आपको एनर्जी पर मिल सकती है।
सो दैट वाज अबाउट एसएचएम। अब हम वेव स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट इंट्रोडक्शन वेव्स का खत्म हो जाएगा। लिख लीजिए इतना। चलो लिख लिया, हो गया।